इसराइल और ईरान का संघर्ष लगातार और बड़ा रूप लेता जा रहा है, जिसकी वजह से वेस्ट एशिया की जो राजनीति है वो अनस्टेबल हो रही है। वेस्ट एशिया में सुरक्षा भी एक जो है गंभीर मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में ईरान में कई भारतीय विद्यार्थी, कई भारतीय लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं और इन भारतीय विद्यार्थियों को, भारतीय लोगों को वापस देश में लाने के लिए सरकार की तरफ से एक ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसका नाम है ऑपरेशन सिंधु। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। करते हैं वीडियो की शुरुआत। और जैसे कि हमारी प्रैक्टिस रही है कि हम अपनी वीडियो में सबसे पहले हमेशा एक सवाल पूछते हैं। तो सवाल जो आपसे आज पूछा गया है वो पूछा गया है कि इन आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं, इसमें आपको ये बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा सही मैच्ड नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस अगर आप देखें, ऑपरेशन कावेरी इसके आगे लिखा हुआ है सूडान, ऑपरेशन गंगा इसके आगे लिखा हुआ है यूक्रेन, ऑपरेशन राहत यहाँ लिखा हुआ है यमन, और ऑपरेशन सुकून और यहाँ लिखा हुआ है लेबनान। तो अब इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है ये आपको बताना है। अगर आपको जवाब पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको जवाब नहीं पता है तो फिर थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि वीडियो में हम और भी भारत सरकार की तरफ से जो भी इवैक्यूएशन ऑपरेशंस किए गए हैं उन ऑपरेशंस पर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने खबर क्या निकल करके आई है। तो खबर यदि आप देखें तो पिछले कुछ समय से आपको लगातार इजराइल और हमास के बीच में वॉर देखने को मिल रहा था, और इसके साथ साथ हमास ईरान के जो प्रॉक्सी एलिमेंट्स हैं उनके साथ भी वॉर लड़ रहा था, जिसमें आपका हमास तो शामिल, सॉरी, ईरान के जो प्रॉक्सी एलिमेंट हैं उनके साथ भी जो है इजराइल वॉर लड़ रहा था। इसमें आपका हमास तो शामिल ही है, इसमें आपका हिजबुल्ला भी शामिल है, इसमें आपका हुती विद्रोही भी शामिल है। लेकिन अब जाकर के इजराइल और ईरान एक दूसरे के सामने आ चुके हैं, और इजराइल और ईरान का संघर्ष जो है वो आपका एक बहुत बड़े लेवल पर पहुंच चुका है। अब ये सिचुएशन तो आपकी वेस्ट एशिया में बनी हुई है, लेकिन भारत के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी का पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्राथमिकता है भारत के लिए, वो लोग हैं जो कि ईरान में फंसे हुए हैं। ईरान में अगर आप देखें, डेटा ये बताता है कि भारत के तकरीबन आपके 10,000 लोग जो हैं वो आपका भारतीय लोग ईरान में रहते हैं, और इसमें से तकरीबन 20% लोग जो हैं वो छात्र हैं, वो स्टूडेंट हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। और इसमें भी जो आपके अधिकांश लोग हैं वो जम्मू एंड कश्मीर से हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपको डेमोग्राफी पता होनी चाहिए ईरान में भारतीय लोगों की। तो अधिक कितने लोग हैं? लगभग आपका 10 से 11,000 लोग आपको ईरान में देखने को मिलेंगे जो भारतीय मूल के हैं। इसमें से 20% जो है भारतीय छात्र हैं, और उसमें भी अधिकांश लोग आपके कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं। वर्तमान अस्थिर माहौल को देखते हुए भारतीय नागरिकों की सुरक्षा जो है ये भारत सरकार के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी का पॉइंट बना हुआ है, और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से ईरान में अपने नागरिकों को बाहर निकालने के लिए एक नए ऑपरेशन को शुरू किया है, जिसका नाम है ऑपरेशन सिंधु। तो ये ऑपरेशन सिंधु का बेसिकली यहाँ उसको लेकर के खबर हमारे सामने आई है। अब ऑपरेशन सिंधु के बारे में कुछ थोड़े से और इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लिए जाएं, कुछ जरूरी बिंदुओं को समझ लिया जाए। तो ऑपरेशन सिंधु की अगर आप बात करें, आप जानते हैं कि इसको भारत सरकार की तरफ से शुरू किया गया है। एक विशेष निकासी योजना है, एक्सकेवेशन प्लान है, इवैक्यूएशन प्लान है, ताकि जो भी लोग ईरान में फंसे हुए हैं उन लोगों को बाहर निकाला जा सके, उन लोगों को वापस अपने देश में लाया जा सके। इस पूरे ऑपरेशन के तहत ईरान में जो युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, इन हालातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने की कोशिश की जा रही है। और इसकी सफलता आप इस बात से मान सकते हैं कि इस पूरे अभियान के तहत अभी तक टोटल 100 से ज्यादा, तकरीबन 110 जो छात्र हैं इनको सड़क मार्ग से अर्मेनिया ले जाया गया है, और फिर वहां से उनको जो है अपने देश में वापस लाया जाएगा। भारतीय दूतावास में, चाहे ईरान का दूतावास हो, जो भारतीय दूतावास है ईरान में, चाहे अर्मेनिया में भारत का जो दूतावास है, ये दोनों ही दूतावास इस पूरी प्रक्रिया को संचालित करने में, इस पूरी प्रक्रिया में कोऑर्डिनेट करने में इंपॉर्टेंट भूमिका अदा कर रहे हैं। भारत सरकार ने ईरान सरकार और अर्मेनिया की जो सरकार है इनको धन्यवाद किया है कि इन्हीं के जो है बेसिकली सहयोग की वजह से भारत के जो स्टूडेंट हैं, भारत के जो लोग हैं, वो इस पूरे युद्ध भूमि से बाहर निकाले गए हैं। तो ये ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, सॉरी, ऑपरेशन सिंधु के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उन पॉइंट्स को हमने समझ लिया है। अब निकासी के लिए क्या क्या विकल्प हमारे पास मौजूद हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक तो आपका वहां की राजनीति चल ही रही है, इसके अलावा भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से भी इसको समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के संबंध अलग अलग देशों के साथ कैसे हैं उनको भी समझना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर आप भारत के संबंधों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो भारत मुख्य रूप से 3 पड़ोसी देशों की मदद यहाँ पर प्राप्त कर सकता है। किनके पड़ोसी देश? ईरान के पड़ोसी देश। तो ईरान के 3 पड़ोसी देशों की मदद हम यहाँ पर ले सकते हैं। कौन कौन है? एक तो अर्मेनिया है।
आर्मीनिया के साथ बेसिकली यहाँ पर हमारे संबंध अच्छे हैं और सबसे पहले इसीलिए हमने आर्मीनिया का सहारा लिया है। तो हमारे जो 100 लोग अभी वापस आए हैं वो आर्मीनिया से होकर के ही आए हैं। तो सबसे अच्छा बेसिकली यहाँ पर हमारे पास जो विकल्प है वो है आपका आर्मीनिया। दूसरा जो दो और विकल्प बचते हैं वो एक आपका है तुर्कमेनिस्तान और दूसरा है आपका इराक। तो तुर्कमेनिस्तान और इराक के साथ भी भारत के संबंध कंपैरेटिवली बेहतर हैं। तो इनके साथ भी भारत के मित्रपूर्ण संबंध है और ये आगे चल करके एक विकल्प के तौर पर काम कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपका कोई लैंड मार्ग नहीं बचता है जहां पर भारत के अच्छे संबंध हों। फारस की खाड़ी से अगर आप देखें तो फारस की खाड़ी से होते हुए कुछ मार्ग आपके खुलते हैं, जैसे हम सऊदी अरब जा सकते हैं। जो हमारे जो लोग फंसे हुए हैं उनको हम फारस की खाड़ी से होते हुए सऊदी अरब में ला सकते हैं या हम कुवैत में लेकर के आ सकते हैं। इनके माध्यम से भी अपने जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सकता है। इसके अलावा ईरान जिन भी देशों के साथ सीमा साझा करता है उनके साथ भारत के अच्छे संबंध नहीं हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो इसमें जो सबसे पहला देश है जिसके साथ ईरान सीमा साझा करता है और भारत के उसके अच्छे अच्छे संबंध नहीं हैं, उसमें शामिल है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से भी ईरान सीमा साझा करता है, लेकिन क्योंकि भारत और पाकिस्तान के संबंध इतने अच्छे नहीं हैं, इसीलिए बेसिकली ईरान पाकिस्तान के रास्ते होते हुए ईरान से भारतीय लोगों को वापस लाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो पाकिस्तान तो एक विकल्प नहीं बचता है। तुर्की की अगर आप बात करें तो तुर्की भी के साथ भी हमारे संबंध कोई बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। तुर्की हमेशा से पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है और भारत का विरोध करता रहा है, इसीलिए तुर्की के साथ भी हमारे संबंध अच्छे नहीं है। और एक लिहाज ये भी है, इसका एक रीजन ये भी है कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने साइप्रस की भी यात्रा की थी और साइप्रस की यात्रा जो है इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट थी कि हम तुर्की को संदेश दे रहे थे। तो तुर्की भी एक विकल्प से बाहर हो जाता है, हम तुर्की का भी रास्ता नहीं अपना सकते हैं। एक अजरबैजान आपका बचता है। अजरबैजान बेसिकली यहाँ पर भी के साथ भी हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, तो अजरबैजान का जो विकल्प है वो भी आपका बंद हो जाता है। अफगानिस्तान के साथ भी ईरान सीमा साझा करता है, पर क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हमने अभी तक अपने औपचारिक संबंध स्थापित नहीं किए हैं, तो अफगानिस्तान का विकल्प भी जो है वो सबसे एंड में ही इस्तेमाल किया जाएगा। तालिबान के साथ पिछले कुछ समय में संबंध भले ही सुधरे हैं, पर हमने तालिबान को अभी तक आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है। और ऐसे में अगर एम्बेसी टू एम्बेसी लेवल बातचीत होती है तो ये बेसिकली भारत के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। पर अगर अंत में इस रास्ते को अपनाना पड़ता है, अगर हमें अफगानिस्तान की मदद लेनी पड़ती है, तालिबान की सहायता लेनी पड़ती है, तो संभवतः भारत सरकार इससे पीछे नहीं हटने वाली है, क्योंकि भारतीय नागरिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने जो है कहाँ कहाँ से सरकार मदद ले सकती है, इसको एक बार मैप पर भी समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका क्या है, ये पूरा आपका ईरान है। ईरान यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ईरान में अगर आप देखें, ईरान किस किस के साथ सीमा साझा करता है, हमने देखा था किसके साथ अच्छे संबंध हैं हमारे। सबसे पहले उसको अगर आप देखें तो एक तो यहाँ पर अगर आप देखें हम कहाँ पर जा सकते हैं, एक हम बेसिकली आपका जा सकते हैं। सबसे पहले हम कहाँ पर गए हैं, आर्मेनिया में हम गए हैं। हमारे जो नागरिक हैं सबसे पहले कहाँ पर गए हैं, आर्मेनिया गए हैं। उसके बाद और कौन कौन से रास्ते हमारे पास बचते हैं उसको अगर आप देखें तो हमारे पास एक तुर्कमेनिस्तान का रास्ता बचता है, तो तुर्कमेनिस्तान यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और दूसरा एक हमारा इराक का रास्ता बचता है, इराक यहाँ पर आपको नजर आएगा। तो किस किस का रास्ता बचता है, तुर्कमेनिस्तान और इराक का रास्ता बचता है। तो ये तीन देश हैं, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान और इराक, इनके साथ हमारे संबंध बेहतर हैं। तो भारतीय नागरिकों को इनके रास्ते होते हुए हम अपने देश में वापस ला सकते हैं। किसके साथ, और लैंड मार्ग सॉरी अगर आप जल मार्ग देखें तो जल मार्ग में एक तो आपका यहाँ पर सऊदी अरब आता है, दूसरा इधर आपका कुवैत है। तो यहाँ भी बेसिकली भारतीय लोगों को लेकर के जाया जा सकता है। इसके अलावा अगर ये, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है तो इसको यहाँ से लाना थोड़ा सा आपका मुश्किल होगा। इसके अलावा किसके साथ संबंध अच्छे नहीं है, तो इधर आपको पाकिस्तान दिखाई देगा। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है, तो पाकिस्तान का रास्ता अपने लिए कट जाता है। अजरबैजान की अगर आप बात करें, यहाँ पर आपको अजरबैजान मिलेगा, इसके साथ भी हमारे संबंध अच्छे नहीं है, क्योंकि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में विवाद रहता है और इस विवाद में भारत आर्मेनिया की मदद करता है या भारत आर्मेनिया का समर्थन करता है। और क्योंकि इन दोनों के बीच विवाद है और भारत आर्मेनिया का समर्थन कर रहा है, तो अजरबैजान जाहिर तौर पर हमारा मित्रवत देश नहीं है, तो अजरबैजान का विकल्प भी हमारे लिए कट जाता है। तुर्की का हमेशा से ही हमारे साथ संबंध अच्छे नहीं रहे हैं, तुर्की पाकिस्तान का समर्थन करता है, तो तुर्की का जो विकल्प है ये भी हमारे लिए कट जाता है। तो तीन देशों का विकल्प हमारे लिए कट चुका है, अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान। अफगानिस्तान की अगर आप बात करें तो हमने देखा ही था अफगानिस्तान के साथ अभी हमारे औपचारिक संबंध नहीं है, इसीलिए इसको जो है आप लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने मैप पर यहाँ पर देख लिया है। आप सोचेंगे कि कैस्पियन सी का भी रास्ता है, तो कैस्पियन सी का रास्ता बेसिकली इन्हीं देशों में खुलता है जिसके साथ लैंड मार्ग है, तो उस पर डिस्कशन करने का कोई खास फायदा नहीं है। तो क्या आपका जो पर्शियन गल्फ है, फारस की जो खाड़ी है, वो इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाती है।
तो ये इस पूरे रीजन की ज्योग्राफी को हमारे लिए समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर भारत के लिए किस तरह की डिप्लोमेटिक चुनौतियां इस पूरे विवाद में या इस पूरे विषय में आपको देखने को मिल सकती हैं। तो भारत को सबसे पहले अपने नागरिकों की निकासी के लिए सीमित मित्रवत जो देश हैं उनकी ही मदद लेनी पड़ेगी। 3 देश हैं जिनकी मदद भारत ले सकता है। आर्मेनिया की मदद भारत ले सकता है, तुर्कमेनिस्तान की मदद ले सकता है और इराक की मदद ले सकता है। तो ये 3 मित्रवत देश हैं। तो सीमित विकल्प जो है वो भारत के पास बचते हैं। ईरान के और भी कई पड़ोसी देश हैं जैसे कि तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान। इनके साथ भारत के संबंध या तो बहुत असहज हैं या बहुत लिमिटेड हैं, बहुत सीमित हैं। ऐसे माहौल में भारत को आर्मेनिया, इराक और खाड़ी देशों के साथ कूटनीतिक साझेदारी से काम लेना पड़ सकता है और ऑपरेशन सिंधु के बाद हो सकता है कि भारत इस पूरे रीजन में अपनी जो पॉलिसी रही है उस पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज करे, क्योंकि ये रीजन बहुत अनस्टेबल रहता है। और आप देखेंगे, अभी हम आगे बात करेंगे, भारत ने अधिकांश जो अपने अपने मिलिट्री या जो आपके सिविलियन इवैक्यूएशन प्रोग्राम्स किए हैं वो प्रोग्राम्स इन्हीं रीजन में किए गए हैं, वो मिशंस भी इन्हीं रीजन में किए गए हैं। तो इस रीजन में भारत को अपनी पॉलिसी को और ढंग से डिजाइन करना चाहिए ताकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आगे आती है तो ये जो लिमिटेड ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हों, ये लिमिटेड ऑप्शंस की चैलेंज हमारे पास ना रहे। और अगर हम पाकिस्तान के साथ अपने संबंध नहीं सुधार सकते हैं तो कम से कम तुर्की और अजरबैजान के साथ हम अपने रिलेशंस को उस लिहाज से ला सकते हैं जिस लिहाज पर अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो हम लोगों को अपने बचा सकें। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक चैलेंज आप यहाँ पर कह सकते हैं। अब आपका अन्य देशों के साथ भारत ने जो राहत अभियान किए हैं उनकी एक बार बात कर लेते हैं। तो इसमें जो सबसे रीसेंट अभियान किया गया था भारत सरकार की तरफ से वो 2024 में किया गया था हैती के साथ। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन इंद्रावती। याद रखना है आपको, ऑपरेशन इंद्रावती किसका है? हैती का है। कब किया गया था? 2024 में। डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि डेट आपसे नहीं पूछी जाएगी, केवल आपका देश और ऑपरेशन का नाम इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेशन इंद्रावती किससे जुड़ा हुआ है? हैती है। ऑपरेशन कावेरी जो है वो आपका सूडान से जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन अजय जो है ये आपका इजराइल से जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन गंगा, जब रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद की शुरुआत हुई थी तो ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई थी। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है ये अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन संकट मोचन जो है ये आपका दक्षिण सूडान से जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन सेफ होम कमिंग जो है ये लीबिया से जुड़ा हुआ है। और आपको आपने सुना होगा ऑपरेशन एयरलिफ्ट जो है ये आपका कुवैत से जुड़ा हुआ है। और सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो भी इसी ऑपरेशन में बचाए गए थे। कितने? तकरीबन आपके 1,75,000 लोग जो हैं वो आपका कुवैत के इस निकासी अभियान में बचाए गए थे। बाकी और देशों के नाम यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं। तो अब यहाँ पर हमने देख लिया कि कौन कौन से पूर्ववर्ती अभियान भारत सरकार की तरफ से चलाए गए हैं। अंत में आगे की राह क्या हो सकती है इस पूरी सिचुएशन में? तो आगे की राह की अगर आप बात करें तो भारत सरकार ने ईरान में रह रहे सभी नागरिकों से भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय की 24/7 हेल्पलाइन से संपर्क बनाए रखने की अपील की है। यानी कि जो भी लोग ईरान में मौजूद हैं उनसे कहा गया है कि अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप ईरान में जो भारत की एम्बेसी मौजूद है या भारत का जो विदेश मंत्रालय है उससे आप डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर की भी शुरुआत की गई है। यानी कि भारत सरकार और हमारा विदेश मंत्रालय लगातार इस पूरी सिचुएशन पर नजर बनाए रखे हुए है। इसके अलावा निकासी की प्रक्रिया चरणबद्ध रूप से जारी रहेगी और हालत के अनुसार अन्य मार्गों से भी लोगों को निकाला जा सकता है। यानी कि अभी हमने आर्मेनिया का इस्तेमाल किया है, आगे चल करके हम अपने और विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इराक का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम तुर्कमेनिस्तान का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम जो आपका कुवैत और सऊदी अरब है इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं समुद्री मार्ग से। तो अभी फिलहाल ऑपरेशन काफी लिमिटेड लेवल पर है, लेकिन आगे चल करके ऑपरेशन आपका और बड़े लेवल पर हो सकता है। सरकार सभी भारतीयों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखे हुए है। भारत आगे भी राजनयिक संबंधों और लॉजिस्टिक समर्थन के आधार पर अन्य सुरक्षित मार्गों का तलाश करता रहेगा। तो लगातार सरकार और दूसरे मार्ग जो है वो यहाँ पर खोजती रहेगी ताकि भारतीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमने ऑपरेशन सिंधु के बारे में देखे। ऑपरेशन सिंधु क्या है, सरकार की तरफ से क्यों शुरू किया गया है और क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं। अब एक सवाल यही है आपके सामने, सवाल में का जवाब जो है वो आपको देना है। इस पॉइंट पर हमने डिस्कशन भी कर लिया है। तो अब तो आपके लिए सवाल बहुत आसान हो जाएगा। अगर अभी भी आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा पीछे जाइएगा, वहां पर देखिएगा जब हमने ये पूरे ऑपरेशंस जो है वो डिस्कस किए थे उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं, नाम कभी भी आपके एग्जाम में आ सकता है तो अपने को पता होना चाहिए। तो इसी नोट के साथ यहाँ पर होती है अपनी वीडियो समाप्त। और
उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।